नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के आज बाजार बंद है। गौशाला की जमीन हड़पने के विरोध में बाजार बंद किए गए हैं। एक पक्ष जता रहा है करोड़ों की जमीन पर दावेदारी, जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो विरोध देखना पड़ा। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो फतेहपुर शेखावटी का ये कस्बा आज पूरी तरीके से बंद रखा गया है। बताया जा रहा है कि गौशाला की जमीन पर कब्जा किया गया है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं जमीन को लेकर। इसी के चलते विरोध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा बाजार आज बंद है और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। फतेहपुर शेखावटी की ये तस्वीरें। इस समय पूरा बाजार बंद। गौशाला की जमीन से जुड़ा ये मामला है जिसमें दो पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। इसी के चलते भारी विरोध फतेहपुर शेखावटी में। पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया है। संदीप हुड्डा सीकर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आपसे समझना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला, कौन है वो दोनों पक्ष जो गौशाला की जमीन पर अपना अपना दावा जता रहे हैं? देखिए, ये जो फतेहपुर है वहाँ की कचेरा बीट जिसको बोला जाता है, उस जगह पे तकरीबन ये 1100 बीघा जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कचेरा जो ट्रस्ट है जमीन उनके नाम बताई जा रही है और वो इस पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन लंबे समय से क्योंकि ये गोचर के लिए छोड़ी हुई जमीन थी तो गौशाला के अधीन ये थी और गौशाला के वहां पर बोर्ड लगे हुए थे और गौशाला के जो गायों के चरने के काम जिस तरह से ये जमीन आ रही थी। लेकिन अब कुछ दिन पहले जब जो वहां से गौशाला के बोर्ड हटा करके और जो ट्रस्ट है उसके बोर्ड लगाए गए थे और उस पर कब्जे की कोशिश की गई थी, उसके बाद से लगातार जो कुछ लोग हैं शहर के, पहले उन्होंने विरोध शुरू किया और उसके बाद कई संगठन इसके समर्थन में आए और ये माना ये जा रहा है कि अब क्योंकि ज्यादा संगठन जुड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो इसको हड़प करके और इसको बेचना चाहते हैं, जिसमें कुछ भूमाफिया भी शामिल बताया जा रहा है। इस वजह से जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। संदीप, चूंकि मामला कानूनी जुड़ा है, इस की जमीन के जो रजिस्ट्री या फिर कहा जाए कागज तहसील के अंदर किसके नाम पर हैं, इसको लेकर भी जो है वो जांच हो सकती है। पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है और वहां जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी? देखिए, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। ट्रस्ट का ये कहना है कि जमीन जो है वो इनके नाम है। पहले का जो बिजली का कनेक्शन था वो ट्रस्ट के नाम था और ट्रस्ट का ये आरोप है कि उसके बाद गौशाला ने गलत तरीके से इसका बिजली कनेक्शन अपने नाम करवाया। लेकिन जमीन चूंकि गौचर के लिए छोड़ी हुई थी और गौशाला के अधीन लंबे समय से जो काबिज जिसको कहा जाता है वो गौशाला ही है। तो अब कुछ दिन पहले जब ट्रस्ट के लोगों ने ये कोशिश की और वहां पर जैसे कब्जा करने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करके और पुलिस ने कहा कि जो भी है दोनों पक्ष वो कानूनी लड़ाई लड़े। अगर कानून किसी के जो समर्थन में फैसला देता है तो उसके बाद उसको जो कब्जा दिलाया जाएगा, लेकिन इस तरह से जो है कब्जा वो नहीं करना किया जाएगा। संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हनुमानगढ़ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग का मामला। हेलीकॉप्टर को सही करने में लगी इंजीनियर्स की टीम कल सुबह किकरवाली गांव के पास इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के कारण खेत में उतारना पड़ा था हेलीकॉप्टर। कल से वायुसेना के इंजीनियर हेलीकॉप्टर को सही करने में जुटे हैं। आज शाम तक सही होने पर उड़ान भर सकेगा हेलीकॉप्टर। राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या स्थिति फिलहाल, क्या चॉपर को ठीक कर लिया गया है, उड़ान भरने लायक बना दिया गया है? जी बिल्कुल, ये कल सुबह जो इसके इंजन में तकनीकी खराबी आई थी, ये वायुसेना का Mi-35 हेलीकॉप्टर है और ये किकरवाली के पास एक खेत में उतरा था। उसके बाद कल दोपहर बाद जो है सूरतगढ़ से इंजीनियरों की टीम आई थी वायुसेना की, मगर वो कल से ही लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं और उनका यही कहना है कि आज शाम तक इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। फिलहाल जो है मौके पर सदर पुलिस, संगरिया पुलिस का जाब्ता मौजूद है, इंजीनियर टीम में लगे हुए हैं और वायुसेना के जो अन्य अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज शाम तक ये हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान भर सकता है। Mi-35, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, वायुसेना का विमान तकनीकी खराबी के कारण हनुमानगढ़ के गांव में
लैंड कर गया था। कल से यहां पर मौजूद है। तकनीकी सुधार की कोशिशें जारी हैं। और जालोर से बड़ी खबर, भीम आर्मी चीफ जालोर के सुराना गांव पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद सुराना गांव पहुंचे। पुलिस ने पहले जोधपुर से 2 बार वापस भेजा था। आज सुबह सुराना पहुंचे भीम आर्मी चीफ इंद्र मेघवाल के परिजनों को सांत्वना दी। जहां आने से बार बार सरकार ने रोका, आज वहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए हैं। परिवार को सांत्वना दी, परिवार से मिले। आज सुराना चौक पहुंचे भीम आर्मी चीफ। और अब बात कोटा की, जहां के रेलवे कॉलोनी इलाके से एक पुजारी के मकान पर हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। बदमाशों ने मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी पर हमला बोल दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए परिजनों को भी हमलावरों ने लाठियों से पीटा। पुजारी लव कुमा बदमाशों के चंगुल से भागता हुआ मकान पर पहुंचा तो बदमाशों ने मकान में हमला किया। हमले की यह तस्वीर 22 अगस्त की रात की है। पीड़ित पुजारी के परिजनों के मुताबिक इलाके के कुछ दबंग लोग मंदिर और मकान की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर बदमाशों ने हमला बोला और हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बदमाशों को गिरफ्तार करने की फिलहाल पुलिस ने पुष्टि नहीं की है और लव कुमार जो है पीड़ित है, उन्होंने इस मामले में रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी। जिसके बाद हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में बदमाशों को हौसले की कदर बुलंद है कि हथियार लेकर आते हैं और वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो जाते हैं। पुलिस का खोफ जरा भी इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बदमाशों में नहीं है। तो फिलहाल रेलवे हमले की वजह क्या थी? जैसा जो पुजारी है आरोप लगा रहे हैं कि जमीन पर कब्जा करने की नीयत से इन बदमाशों ने पहले भी धमकी दी थी और ये इनकी नीयत जमीन पे कब्जा करने की थी और जब उनकी बात आगे नहीं बढ़ पाई और इसी बात को लेकर वो कई दिनों से वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और ऐसा ही हुआ, वो घर पे आकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच करने की बात कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बदमाश बेखौफ होकर किस तरह से झुंड में आते हैं और हथियार लेकर पूरे परिवार पर हमले की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो जाते हैं। और फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद। राजस्थान पुलिस का नारा है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, लेकिन भीलवाड़ा पुलिस बजाय कार्रवाई कराने के समझौता करवा रही है। ऐसा ही मामला सामने आया प्रतापनगर थाने से। सूदखोरों के आतंक से पीड़ित शख्स अब एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोप है कि प्रतापनगर थाने में पुलिस के सामने आरोपी ने धमकाया और कोर्ट ले जाकर कागजातों पर समझौते के साइन करवाए हैं। दरअसल भीलवाड़ा में कुछ दिनों पहले सूदखोर रवि खटीक उर्फ डेविड से परेशान होकर गुलाबपुरा में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद सुनील पारिक ने थाने में मामला दर्ज करवाया, फिर जबरन थाने बुलाकर समझौता भी करवा दिया। अब इस पूरे मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। मैं थाने पे जा रहा था, थाने के पीछे जैसे ही मैं जा रहा था तो यशवंत सोनी और गोविंद दोनों मुझे रोक के, एमडी एक्टर गाड़ी थी उनके पास, उन्होंने रोक के मुझे कहा कि भाई समझौता कर ले, केस उठा ले। मैं कि केस में कैसे उठाऊँ, केस तो आप बात कर लो थाने में। इस तरीके का मामला हमारे संज्ञान में आया है। कल एक एफआईआर हमारे को दी गई थी सुनील पारिक व्यक्ति द्वारा, तत्परता से उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो उसने आरोप लगाए हैं उस पर उच्च स्तरीय जाँच की जा रही है और हम आश्वस्त करते हैं इन जो भी आरोपों के तह तक जाएंगे और आरोपों में यदि किसी की कोई संलिप्तता या कोई इस तरह की बात सामने आई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में कुछ समय पहले राजेंद्र शर्मा नामक युवक ने ब्याजखोर रवि खटीक उर्फ डेविड से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने रवि खटीक को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। अब रवि खटीक के खिलाफ भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाने में एक मामला दर्ज सुनील पारिक ने कराया था। उसी मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सुनील पारिक को
डेविड खटीक के दो साथी उठा के प्रतापनगर थाने ले गए और प्रतापनगर थाने ले जाके, जी हाँ, नगर थाने अंदर ले जाके उसको धमकाया भी। वहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सुनील पारिक ने कहा कि मुझे सीआई राजेंद्र गोदारा से मिलना है, उसे वहाँ पे उसे मिलने से भी रोक दिया गया। उसके बाद चाकू की नोक पर उसे डरा धमकाकर कोर्ट ले गए और रवि खटीक उर्फ डेविड से के और उसके बीच में समझौता पत्र भी साइन करा लिया। इसके बाद सुनील पारिक जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के पास पेश हुए और अपनी आप बीती बताई, पूरा घटनाक्रम बताया। इसको देखते हुए आदर्श सिद्धू ने जांच के आदेश दे दिए। जो एप्लीकेशन सुनील पारिक द्वारा आदर्श सिद्धू को दी गई थी उस पर प्रतापनगर थाने में एफआईआर तक कटा दी। यहाँ तक एक्शन में आते हुए आदर्श सिद्धू ने पूरे मामले की जांच, जो भी प्रतापनगर थाने में रवि खटीक के खिलाफ मामले थे, जो पूर्व थाने में थे, उसकी पूरी जांच सिटी कोतवाल मुकेश वर्मा को दे दी गई है। देखने का विषय यह है कि अगर जो आरोप सुनील पारिक द्वारा लगाए जा रहे हैं कि प्रतापनगर थाने में इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है, बहुत ही सोचने का विषय है। अगर पुलिस ही के सामने इस प्रकार के घटनाक्रम होंगे, जो पीड़ित लोग हैं वो जाएंगे कहाँ? वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। प्रदेश के लाखों कर्मचारी आंदोलन की राह पर। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालय पर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। जयपुर में दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन होगा। कई मांगों को लेकर आज से आंदोलन शुरू होगा। खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर आज से आंदोलन शुरू किया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले यह प्रदर्शन आज शुरू होने जा रहा है। तो आज प्रदेश के लाखों कर्मचारी आंदोलन की राह पर। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण खुले, ये इनकी मांग है। अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक की जाए। साथ ही साथ संविदा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक तय किया जाए। तो 33 जिला मुख्यालय पर कर्मचारी आज प्रदर्शन करेंगे। जयपुर में दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। कई मांगे हैं इनकी। ओपीएस पीएफआरडीए में जमा फंड को लेकर भी असमंजस बरकरार है, इसको लेकर भी स्थिति साफ की जाए। आरजीएचएस ज्यादातर अस्पतालों ने स्कीम लागू नहीं की है, ये बड़ी घोषणा है। संशय बरकरार। सेवा नियम संविदा कर्मियों के मुद्दों पर बीडी कल्ला की कमेटी बनी, न सेवा नियम बने, न किसी को नियमित किया गया। वेतन विसंगति, सावंत कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में। खेमराज कमेटी का भी कार्यकाल 3 बार बढ़ा दिया गया। सिस्टम 17 सीसीए के नोटिस देकर भी की गई जांचों में सेंट्रलाइज कर सरल बनाने की घोषणा हुई थी। ओपीएस पेंशन कैसे मिलेगी ये साफ नहीं है। तो ये तमाम सवाल, तमाम संशय को लेकर आज कर्मचारी एकीकृत महासंघ 33 जिला मुख्यालयों के ऊपर यह प्रदर्शन करने जा रहा है। राजधानी में आज दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट के ऊपर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें साफ तौर पर यह भी मांग की गई है कि जो 3rd ग्रेड टीचर हैं उनके ट्रांसफर भी खुले। और अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। बानसूर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होने के बाद छात्राएं और शिक्षिकाएं फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। 4 साल से कार्यरत शिक्षिकाओं की विदाई पर छात्राएं कह रही हैं कि आप हमें यहां से छोड़कर मत जाइए, आप जैसी टीचर हमें दोबारा नहीं मिलेगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये एक टीचर के ट्रांसफर से जुड़ा मामला है और इस स्कूल में इस टीचर ने 4 साल तक काम किया, बच्चों से ज्यादा लगाव हुआ और अब ये बच्चे इस टीचर के ट्रांसफर पर रोते बिलखते हुए नजर आए। आमतौर पर झुंझुनू के चिड़ावा थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर जयवीर गैंग के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गिडानिया में लीलाराम पर जानलेवा हमले के मामले में वांछित थे।
आरोपियों ने अपने साथियों के साथ 3 माह पहले 16 मई की शाम को गिडानिया गांव की एक दुकान पर बैठे लीलाराम को जान से मारने की नीयत से कैंपर गाड़ी चढ़ा दी थी। वहीं हथौड़ा लोहे के सरिये मारकर उसके दोनों पैर तोड़ दिए। पुलिस आरोपियों की तलाशी को लेकर लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। दिनांक 16/5/22 को ग्राम गिडानिया के लीलाधर पुत्र सुल्तान ने SMS हॉस्पिटल में हमारे सेकंड अधिकारी राजपाल सब इंस्पेक्टर को अपने पर्चा बयान में बताया था कि घड़ाना का जयवीर व उसके साथी आमदस योगी वगैरह इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने के लिए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक जिले में स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न प्रकार के कोर्स कराकर बेरोजगारों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उन्हें स्वरोजगार मिल रहा है। दौसा के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में अब तक करीब 8,000 बेरोजगारों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कोर्स करवाए गए हैं। बेरोजगारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र के प्रयासों से ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे बेरोजगार अपने कौशल विकास के जरिए स्वरोजगार कर अपना जीवन यापन कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में RCT खोले गए हैं। RCT मतलब ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बेसिकली स्किल की ट्रेनिंग होती है। मैं आपको बताना चाहूँ तो 62 तरह के अगर पूरे कोर्सेज हम करवाते हैं, उनमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, सिलाई महिला दर्जी का कोर्स है, मुर्गी पालन का होता है, बकरी पालन का होता है, वर्मी कंपोस्ट खाद डेयरी का होता है, विभिन्न तरह के और भी कोर्सेज हैं वो करवाए जाते हैं। और बड़ी खबर मिल रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। RU में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प का मामला। ABVP के राष्ट्रीय मंत्री सहित कई छात्र नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए। थाना प्रभारी नेमीचंद की तरफ से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने, हमले सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। नामांकन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी। 2 दिन पहले नामांकन के दौरान ये झड़प हुई थी। SP सहित पुलिसकर्मी और छात्रों को भी चोटें आई थी। यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज के बाद JLN मार्ग पर रास्ता भी जाम किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, आमतौर पर इस तरह की झड़प या मारपीट के मामले में जो है वो पुलिस मामला दर्ज करती है, लेकिन इस मामले के अंदर खुद SHO ने अपनी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई है गंभीर धाराओं में। विष्णु, देखिए, आमतौर पर जब यूनिवर्सिटी में आमतौर पर पुलिस और छात्र के बीच में झड़प होती तो ज्यादातर जो है 151 यानी शांति भंग की धाराओं में छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है। और 2 दिन पहले लेकिन जब घटना हुई यूनिवर्सिटी में नामांकन के दौरान, जब पुलिस और छात्र के बीच में झड़प हुई तो उसमें ACP रैंक के जो पुलिस ऑफिसर है उनके सिर में चोटें हुई। उसके अलावा सरकारी जो संपत्ति थी यानी पुलिस के जो वाहन थे उन गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। तो ऐसे में पुलिस की ओर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और तभी SHO नेमीचंद जो कि गांधीनगर की थाना प्रभारी है, उनकी तरफ से ABVP के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा व अन्य छात्रों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में यानी गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें राजकार्य में बाधा उत्पन्न करना, रास्ता रोकना, उसके अलावा सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की कई गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया है। 308 IPC लगाई है जिसमें हमले की बात होती है। तो ऐसे में अब पुलिस जो है छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद में इन धाराओं पर यदि कार्रवाई करती है तो ये सभी नेता गिरफ्तार होंगे। जी बिल्कुल विष्णु, चूंकि आज खुद जो है SHO की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, तो क्या गिरफ्तारियां आज से शुरू हो जाएंगी? कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ जो है ये FIR दर्ज की गई है SHO की तरफ से? 2 दिन पहले जब नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी और छात्र संघ के जो प्रत्याशी थे, चुनाव के जो प्रत्याशी थे, जब नामांकन दाखिल करने के लिए वहां पहुंचे थे तो उसमें निर्दलीय प्रत्याशी जो चौधरी थे, निर्मल चौधरी थे, वो थे, उनकी बहन थी, उनके समर्थक थे काफी संख्या में। और उसके जज के कुछ देर बाद जब विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी वहां नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे तो वहां काफी ज्यादा हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस को करना पड़ा, पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ हुई। तो ऐसे में तो थाना प्रभारी की तरफ से सबसे पहले ABVP के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा के खिलाफ भी इस मुकदमे में नामजद किया है।
होशियार मीणा कल भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही थे और काफी कल भी हंगामा हुआ था, जान से मारने की धमकियां तक भी छात्रों की तरफ से दी गई थी। तो ऐसे में राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी के होशियार मीणा को नामजद किया गया है। उसके अलावा इसके पहले निर्मल चौधरी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी विद्यार्थी परिषद के हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सबसे बड़ा नाम जो है वो राष्ट्रीय मंत्री है विद्यार्थी परिषद के, उनके नाम है, बाकी अन्य छात्र नेता हैं। जी विष्णु, कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी इस दौरान, तो क्या जो एफआईआर करवाई गई है एबीवीपी के छात्र नेताओं के खिलाफ, उन पुलिसकर्मियों के भी बयान इसमें हैं? देखिए, अभी तक कल जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है गांधीनगर थाना प्रभारी की तरफ से, जिसमें 3 PDPP एक्ट जो कि यानी राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं होती है उसमें, उसके अलावा आईपीसी की धारा 308 में मुकदमा दर्ज हुआ है। सबसे जो गंभीर बात है वो है आईपीसी की धारा 308, जो कि एक तरह से हमले की बात होती है, चूंकि एसीपी रैंक के यानी मुकेश चौधरी एसीपी उसमें सिर में चोट लगने से घायल हुए थे और कई पुलिसकर्मियों की चोटें आई थी, पुलिस के वाहन उसमें टूटे थे। इसीलिए राजकाज में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ हमले की धाराएं उसमें जोड़ी गई है, राजकीय संपत्ति को तोड़फोड़ करने की जो धाराएं है वो उसमें जोड़ी गई है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 13 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सिटी पुलिस ने मौका मुआयना किया। नाबालिग के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया के पास कच्ची बस्ती में बीती रात्रि की एक घटना बताई जा रही है। तो गंगानगर के सूरतगढ़ में शव मिला है और प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि यह हत्या की गई है। कच्ची बस्ती में मिला 13 वर्ष की एक बच्ची है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि यह बच्ची कौन है। और आज एक बार फिर इंडिगो का विमान जयपुर डाइवर्ट हुआ। इंडिगो विमान संख्या 6E6019 का यह मामला है। दिल्ली से उदयपुर की उड़ान पर था विमान। दिल्ली से सुबह 7 बजे रवाना हुआ, 8:05 पर इसे उदयपुर पहुंचना था। उदयपुर में खराब मौसम के चलते लैंड नहीं हो पाया। 1 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाए और उसके बाद जयपुर ATC से लैंडिंग की अनुमति मांगी गई और इसे जयपुर लैंड करवाया गया। अभी तक विमान जयपुर है और जैसे उदयपुर में मौसम ठीक होगा, इस विमान को फिर से उदयपुर की तरफ ले जाया जाएगा। तो जयपुर इंडिगो का विमान डाइवर्ट हुआ, दिल्ली से उदयपुर जा रहा था। 7 बजे रवाना हुआ था, 8:05 पर इसे उदयपुर लैंड करना था, लेकिन जैसे उदयपुर के पास ये विमान पहुंचा, उदयपुर ATC ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। बताया कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है। विमान वापस गया, थोड़ी देर इंतजार किया कि मौसम ठीक हो तो फिर से उदयपुर की तरफ जाया जाए, लेकिन 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी मौसम ठीक नहीं हुआ। तो विमान फ्यूल की स्थिति को देखते हुए जयपुर की तरफ लौट आया। जयपुर ATC से अनुमति मांगी, जयपुर ATC ने विमान को लैंडिंग की अनुमति दे दी। सभी यात्री विमान में हैं और उदयपुर की तरफ मौसम ठीक होते फिर से उड़ान भरने की संभावना। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।